हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जो कि है दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज करके एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 1। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता एवं परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया? तो इसका राइट आंसर है जे रूसो। उन्होंने क्या है, ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी एंड नेचुरल इनइक्वालिटी की बात की थी। सेकंड क्वेश्चन है, ओपन डोर पॉलिसी खुला द्वार नीति निम्नलिखित में से किसने संयोजित थी या की थी या दी थी? तो ये है डेंग जियाओपिंग द्वारा, जो कि 1979 के आसपास दी गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड दियर रेमेडीज निम्नलिखित में से संबंधित है? तो ये है भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित। ये कथन से संबंधित है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स हिगल से सहमत थे कि इतिहास द्वंद्वात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे। बिल्कुल सही। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की अपार्थक्यता में विश्वास करता है। बिल्कुल सही। ये ए और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट PNE निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भारत सरकार की नीति थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। 5 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या है, इसका मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान है वो है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट जो है, ये जो सिद्धांत है वो है मैरी पार्कर फॉलेट का। ए का 4। एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड जोन ऑफ इंडिफरेंस, तो ये है चेस्टर आई बर्नार्ड। 2 का 3। हायरार्की ऑफ नीड्स, तो ये है एब्राहम मैस्लो का। और हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, तो ये है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ठीक है। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का ए, तीसरे का 2। ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स एब्राहम मैस्लो और चौथे का 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 है, इनमें से किसकी संतुति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीटर ड्रकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उन्होंने क्या है, डी स्मार्ट पद निर्मित नहीं किया था, बाकी उन्होंने द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव शिक्षक नाम की पुस्तक लिखी थी। उन्होंने ज्ञान कार्यकर्ता नॉलेज वर्कर पद निर्मित किया था। उन्होंने MBO का सिद्धांत दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो जल विद्युत कूटनीति भारत नेपाल, बिल्कुल सही। बेसिक ग्रुप चीन और समूह 77 USA और बिम्स्टेक पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होना चाहिए A एंड B। तो इसका राइट आंसर है A B।
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है असर्शन और रीजन से। कथन ए है, जब तक इस दुनिया के राजा और राजकुमार में दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी तब तक नगर राज्यों को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये है प्लेटो का कोटेशन। ठीक है, अब कारण आर बता रहा है, किसी राज्य में रिपब्लिक का उद्देश्य तभी परिपूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए शासन किया जाए। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल सही है। सॉरी, ये जो पहला बता रहा है हमें दार्शनिक राजा के बारे में, ठीक है, दूसरा हमें क्या है रिपब्लिक के बारे में बता रहा है। ये दोनों सही है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ऑप्शन बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं है। तो लोकतंत्र में क्या है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं होती। न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है। बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये क्या है, मेन फीचर्स है डेमोक्रेसी के। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प संख्या 69/131 के माध्यम से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की। तो 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये प्रस्ताव यूएनओ में रखा गया था। 13 है, भारत में सहकारी संघवाद की समृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एंड सी, विकास वित्त की अनिवार्यता सी, और ए है आर्थिक मामलों में संघ राज्य सहयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन की और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन की बहुफलकित मल्टीफेस्टेड प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। तो एसपी हंटिंगटन क्या है, ये आधुनिकता से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको इतना पता था तब भी आप इसको सॉल्व कर देते। नेक्स्ट है, दास्ता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु कहता है कि जन्म से ही कुछ व्यक्ति दास्ता के लिए और अन्य शासन करने के लिए निर्दिष्ट होते हैं। बिल्कुल सही, कि वे प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभिष्ट व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल सही, कि उनमें विवेकपूर्ण ढंग से स्वयं मात्र के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है, कि वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है। डी गलत है, बाकी सी सही है। ए बी सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है श्रमिक संघ और सूची 2 में है पार्टी संगठन। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉफ्ट पावर पद निम्नलिखित में से किसकी निर्मित है या किसने दी। तो ये है जोसेफ एस नाइन। ठीक है, ऑप्शन बी। सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो फॉर्म अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, तो ए का 2 मुंबई, सहेली जो महिला संगठन है, बी का 1 दिल्ली, स्त्री शक्ति संगठन 4 हैदराबाद, विमोचना 3 मुंबई। तो इसका डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियां है। तो दिनेश गोस्वामी समिति, बिल्कुल सही। इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति क्या है, चुनाव सुधार से नहीं है, ये क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन से है। तो डी इसका गलत है, बाकी ए बी सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20,
स्टेटमेंट से है। स्टेटमेंट 1 है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात स्वयं विषयक क्रियाएं और अन्य विषयक। बिल्कुल सही बात। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने की स्वतंत्रता निहित है। नहीं, ये नहीं कहता, वो कहता है कि जो वो करना चाहे उसे उस कार्य को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कथन ए सही है, लेकिन कथन 2 क्या गलत है। 21 है, मौसम परियोजना नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है हिंद महासागर क्षेत्र से, ऑप्शन सी। आत्मसम्मान आंदोलन कब और किसने शुरू किया था? तो 1925 में पेरियार रामास्वामी ने क्या है ये शुरू किया था। ये दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस लीडर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो शीत युद्ध के कारण क्या है पूरा विश्व क्या है 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। बिल्कुल सही। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को। मार्शल योजना प्लान जापान से संबंधित नहीं थी। और बर्लिन संकट ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो कौटिल्य ने दिया था। उसमें शामिल था स्वामी आमत्य, जनपद, राष्ट्रमित्र, दुर्ग, कोष, दंड, लेकिन अध्यक्ष और आयुमुखम इसमें शामिल नहीं था। तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब स्प्रिंग किस देश में आरंभ हुआ? तो ये ट्यूनेशिया में हुआ था। नीति विश्लेषण के 5 उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें साक्ष्य एविडेंस नहीं है, बाकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एथिकल कंसिडरेशन शामिल होता है। 27 है, निम्नलिखित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को स्थापना वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है शिरोमणि अकाली दल, 1926 के आसपास ये बना था आई थिंक। फिर है डीएमके जो कि 1916 में जस्टिस पार्टी बनी थी। और जो डीएमके है ये आई थिंक 1949 के आसपास बना था या 39, ठीक है। फिर है सी टीडीपी, फिर है डी बीजू जनता दल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, निम्नलिखित विचारकों को उनके जन्म वर्ष के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है एमपी फॉलेट, इसका राइट आंसर है बी सी बी ए डी, सी बी ए डी, हेनरी फ्योल, सी बी ए डी, ठीक है। हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट, चेस्टर आई बर्नार्ड और लास्ट है ड्वाइल्ड बाल्डो। 29 है, निम्नलिखित में से किसने ए डिस्कोर्स ऑन ए मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस शीर्षक से शोध पत्र लिखा? तो ये है रूसो का, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की इनइक्वालिटी की बात की थी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। भारत में निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण क्रांति हुई थी 1975 में। भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन 1920-22 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा बी असहयोग आंदोलन, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन सी, बी सी ए, फिर है डी, ए इसका राइट आंसर है।
सरकार 2.0 क्या है? तो ये इसका तात्पर्य है सरकार की नीतियों से है जिसका उद्देश्य ओपन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए अंतःक्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है, न्याय राज्य संस्थाओं का पहला सद्गुण है, नहीं। एक न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार राजनीतिक सौदाकारी का विषय नहीं है। एक न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार सामाजिक बाध्यता का विषय नहीं। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, पुस्तक को लेखक के साथ मैच करना है। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो ये है मर्शाइमर की बुक। पॉलिटिक्स एमोंग नेशन, तो ये है मोर्गेंथो की बुक। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो ये है वोल्टेज, केनेथ वोल्टेज की। और फ्रॉम वेल्थ टू पावर ये है फरीद जकारिया की बुक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 34 है, द राइज ऑफ द प्लेबियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी क्रिस्टोफ जेफरलो और संजय कुमार, ऑप्शन सी। 35 है, निम्नलिखित में से कौन क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक में आमूलचूलकारी मौलिक परिवर्तन के रूप में देखता है? तो न्यूमैन, ऑप्शन ए। 36 है, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एन टिकनर, ऑप्शन ए। 37 है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण इंस्ट्रूमेंट स्विट्जरलैंड लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक स्थिति में है? तो लैंड्स मैंडे, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल। तो ये चारों है, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 38, थियोडोर जे लॉबी द्वारा प्रस्तावित नीतियों के प्रकार निम्नलिखित है। तो ए एंड बी, वितरक, पुनर्वितरक, नियामक और संगठक। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो संरचनात्मक उपागम अर्थव्यवस्था एवं दक्षता पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल सही। मानवीय संबंध उपागम संगठन में कार्य कर रहे लोगों के बीच संबंध से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। व्यवहारवादी उपागम प्रशासन के विकास दृष्टिकोण के अध्ययन पर बल देता है, ये नहीं। जो व्यवहारवादी उपागम है वो प्रशासन के बिहेवियर पर बल देता है, ठीक है, जो व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करता है उस पर बल देता है, ना कि प्रशासन के विकास पर। डी है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम आर्थिक विधियों एवं राजनीतिक समस्या के प्रारूपों के अनुरूप पर बल देता है, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए बी डी इसका राइट हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में से सही ढंग से सुमेलित है। तो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध यूएसए ने 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। समुद्रिक सिल्क मार्ग भारत, नहीं। विक्टर याकोविच यूक्रेन, बिल्कुल सही। नियंत्रण रेखा, तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण रेखा होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान के साथ है, ना कि चाइना के साथ। चाइना के साथ क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंग्लिश में अगर आप इसे देखते तो अच्छे से
सॉल्व करते तो ए एंड सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों संबंधी अभिसमयों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डी, मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा जो कि 1948 को हुई थी, 10 दिसंबर 1948। ठीक है। फिर है ए, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। फिर है सी, मानव अधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय। फिर है बी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी स्वरूपों के अपनयन, डिस्क्रिमिनेशन पर अभिसमय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 42 है, यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया? तो 2016। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 42 का। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई थी। पहले पड़ोस देश की नीति नरेंद्र मोदी। तो हम दो ही ऑप्शन यहाँ चूज करने थे, ए एंड सी इसका राइट आंसर है। संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार कब पुनः स्थापित किया? तो 1968। ऑप्शन सी। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कैट मिलेट बिल्कुल सही। सेकंड सेक्स, सुलामित फायरस्टोन, तो ये इनकी बुक नहीं है। द फेमिनाइन मिस्टिक बेटी फ्रीडन, ये सही है, ए एंड सी। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, निकोलसन, तो ये भी गलत है, निकोलसन। तो ऑप्शन सी, ए एंड सी इसका राइट आंसर है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं लिखी गई? तो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इनके द्वारा नहीं लिखी गई। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लाहौर घोषणा 1999, ताशकंद समझौता 1966, 64 नहीं, तो ताशकंद समझौता 1966। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता 2005। और शांति, मित्रता और सहयोग आधारित भारत सोवियत संघ संधि 1972। तो इसका सही जो सीक्वेंस बनेगा वो है ऑप्शन बी, बी डी ए सी। ठीक है। 48 है, कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है? तो वो है विदेश नीति एवं अंतर्राज्य संबंध से। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल, ये इसका सही जो सीक्वेंस है ये वो है ऑप्शन बी। डी, मानवाधिकारों पर यूएन घोषणा 1948। फिर है बी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। फिर है सी, रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन। फिर है ए, क्योटो प्रोटोकॉल। तो 51 है, संश्लेषी सार्वभौमवाद, सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म के बारे में किसने चर्चा की? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसकी बात करते हैं, जो कि
वो बोलते हैं कि हमें क्या है जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म से ऊपर उठ के क्या है इंटरनेशनल स्तर पर क्या है सार्वभौमिकवाद को महत्व देना चाहिए। संश्लेषी सार्वभौमिकवाद। क्वेश्चन नंबर 52 है असर्शन और रीजन। भारत की राजनीति और नीति निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शामिल होते हैं। बिल्कुल सही। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वो कभी भी सत्ता प्राप्ति के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते। सूची ए में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में पुस्तक। तो डी रफील, तो ए का 2 प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। अर्नेस्ट वार्कर 3 प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। L.T. हॉब्स हाउस ए एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। F.A. हैक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 54 है संविधान का अनुच्छेद 169 निम्नलिखित के उन्मूलन अथवा सृजन का उपबंध प्रदान करता है। तो राज्य विधान परिषद के बारे में बताता है। हिगल की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट्स कब प्रकाशित हुई थी? तो 1821 में हुई थी ये। ऑप्शन बी। ब्लैक स्किन वाइट मास्क के लेखक है फ्रेंच फैनन। ऑप्शन बी। 57 है निम्नलिखित योजना को उनके काल क्रमानुसार क्रम में लगाना है। तो इसका सही काल क्रम में सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर है डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर है विमुद्रीकरण, ठीक है, फिर बी है GST। 58 है किसी संविधान को बनाने की अपेक्षा उसे लागू करना ज़्यादा कठिन होता है, हार्डर होता है। तो ये कथन है वुडरो विल्सन का, जिसे कि पब्लिक एड का पिता भी कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। 59 है पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया? तो बुक 1 में। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इतना डेप्थ कोई नहीं पढ़ता। गैब्रियल आमर द्वारा निहित हित समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो उनमें सम्मिलित नहीं है नॉन इंस्टीट्यूशनल। ऑप्शन ए गैर संस्थानिक हित समूह। बाकी नॉन एसोसिएशनल हित समूह, एनोमिक हित समूह, एसोसिएशनल हित समूह ये शामिल होते हैं। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 61 है सूची ए में सिद्धांत संकल्पना दी गई है और सूची 2 में विचारक। तो एकात्मक मानववाद, तो ये दीन दयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। उग्र मानवतावाद M.N. रॉय। और आत्मसम्मान योजना 1925 में आंदोलन पेरियार ने चलाया था। असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है भारत में सरकार की संकर व्यवस्था है। संकर यानी कि जिसमें बहुत सारे संविधानों का हमने क्या है मिक्सचर मिलता है, ठीक है। संकर व्यवस्था में 2 पुरातन प्रारूप ब्रिटिश परंपरा और अमेरिकी सिद्धांत सम्मिलित है। तो भारत में क्या है हमें ब्रिटिश संविधान की झलक भी मिलती है और अमेरिका की भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 63 है एक नागरिक समाज परितंत्र के परिधि में सामान्यतः ये शामिल होते हैं। तो सी ABC इसमें क्या है विधायिका शामिल नहीं होती, लेजिस्लेचर। 64 है पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये है रॉबर्ट माइकल की बुक। रूलिंग क्लास, तो ये है विल्फ्रेड पेरेटो। द पावर एलीट, ये है गैटनो मॉस्का की। द माइंड एंड द सोसाइटी, तो ये है
सी राइट मिल्स की बुक। 65 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? तो अशोक कुमार सेन। 66 है, किसी पंचायत के उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भंग होने की स्थिति में पुनः गठित पंचायत कार्य करेगी शेष अवधि के लिए। 67 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1866 में इकोलॉजी पारिस्थितिकी पद निर्मित किया? तो अर्नेस्ट हेकल। निम्नलिखित में से कौन से विचार कल्चरल रेवोल्यूशन के भाग है? तो सांस्कृतिक क्रांति के भाग है। बच्चे नए समाज के मालिक है। भूमि सुधारो 68 का है। ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। 69 है, पैरा डिप्लोमेसी अर्ध कूटनीति निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति है? तो ये है नरेंद्र मोदी के। 70 है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो ऑप्शन बी, डोकलाम ट्राइजंक्शन ईस्टर डे आतंकवादी हमला श्रीलंका में। बाकी यूक्रेन नाटो में सम्मिलित नहीं है। इराक GCC ये भी गलत है। असशन ओरिजिन से है, तुलनात्मक राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को मतदाताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल सही। तुलनात्मक राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को समस्त राजनीतिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो ए एंड आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है ऑप्शन ए। 72 द इंडियन पैराडॉक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मायरन वीनर। 73 है, नागरिकता से संबंध में विचार कीजिए। तो हम क्या है, राज्य में रह रहा कोई भी जो नागरिक है हम उसे नागरिकता नहीं देंगे या नागरिक नहीं कहलाएगा। बाकी सब सही है। तो ऑप्शन ए सी डी सही है। 74 है, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित अधिकार को उसके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28। तो ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए, तो धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। 26 है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 है, किसी भी धर्म के प्रबंधन हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता। फिर डी है 28 है, किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक अनुदेश अथवा धार्मिक पूजा पद्धति में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 75 का डी, ए एंड सी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो ऑप्शन ए एंड बी। 77 है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद को गिरगिट के रूप में व्याख्यायित किया है जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है? तो ये है रैमजे मेयोर, ऑप्शन सी। 78 है, स्थान को जन सुनवाई के साथ मैच करना है। कोट किराना, तो ए का 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। 79 है, निम्नलिखित में से कौन हंटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण
की प्रक्रिया के अभिलक्षण नहीं है। यह एक क्रांति प्रक्रिया है। यह एक विपर्य या रिवर्सिबल प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी सारी सही है। 80 है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध भारतीय संविधान की अनिवार्य विशेषता के अंतर्गत आता है? तो ये दिया था मिनर्वा मिल्स मामला, जो कि 1980 के आसपास हुआ था। समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, मणिपुर पार्टी के चुनाव चिन्ह में एक सम्मान क्या है? तो वह है साइकिल। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मेरे पॉलिसी मेरे हाथ। किसान न्याय योजना अभी शुरू नहीं की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। चिंतक को उसके विचार के साथ मैच करना है। तो हॉब्स क्या है? निरंकुशतावाद, ठीक है। जॉन लॉक संवैधानिक शासन, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता और जॉन स्टुअर्ट मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से तुलनात्मक राजनीति में एक नव संस्था उपागमों के रूप में यौक्तिक रैशनल पसंद संस्थानवाद के अभिलक्षण को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी ए बी डी। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो उन्होंने पूर्ण व्यष्टि और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी पर विश्वास किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा सहकारी कृषि के संचालन पर विश्वास किया। बिल्कुल सही। सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन न्याय को निर्मित करना चाहता है। गलत। उनका मानना था कि स्वराज केवल अधिकार नहीं है बल्कि धर्म है। गलत। तो ए, सी और डी गलत है, बाकी ए भी सही है। 86 है, असेशन रीजन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन के 12 स्तंभों को परिभाषित किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सतत विकास लक्ष्य 14 सीधे तौर पर शासन में सुधार से संबंध है, तो ये भी गलत है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है? असत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। 87 है, निम्नलिखित में से किसने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी? तो ए वी डाइसी। 88 है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो जब वो राष्ट्रपति के लिए प्रमोट हो चुके हैं या राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या है? वो राज्यसभा का अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। 89 है, खाद्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर है ए, धनी देश आर्थिक सहायता सब्सिडी प्रदान करते हैं और व्यापारिक बाधाएं विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा उन्नयन करने हेतु वैश्वीकरण के संभाव्य के लाभ को प्राप्त करना दुष्कर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन राष्ट्रीय डी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो ये 90 क्वेश्चन थे, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो क्या है? पैराग्राफ से बनते हैं। तो अगर आपने ये भी सॉल्व करने हैं तो क्या है, वीडियो को पॉज करके इसे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे यूजीसी नेट का एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।